अनुशीलन यूट्यूब चैनल पर कल हमने अपना 40वां वीडियो मानवाधिकारों का उद्भव और विकास पर एक संक्षिप्त पर चर्चा किया था। आज हम उसी से संबंधित और उसी के आगे सार्वभौम मानवाधिकारों का स्वरूप क्या है, उनका महत्व क्या है, इस पर भी एक संक्षिप्त विमर्श करेंगे। और मुझे आशा है कि इससे हमारे वह छात्र जो पॉलिटिकल साइंस, लॉ, फिलॉसफी, एजुकेशन, हिस्ट्री से संबंधित हैं और जनरल स्टडीज़ या नेट से संबंधित पाठ्यक्रमों में ये पाठ रखा गया है, उन लोगों का लाभ इससे हो सकता है। तो कल हमने मानवाधिकारों के उद्भव और विकास क्रम पर चर्चा किया था। तो जो बातें उभर कर सामने आईं उसमें मानवाधिकारों के विकास के 5 चरण हैं, यानी 5वें सोपान में 5वें चरण में मानवाधिकारों का विकास हुआ। पहला चरण था प्राकृतिक अधिकारों का, जिसकी चर्चा हमने कल किया था, नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स का संबंध था समाज और बाजार व्यवस्था से, सोसाइटी एंड मार्केटिंग सिस्टम। एक समय ऐसा था कि समाज के लिए बाजार की आवश्यकता थी। माल्थस बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका मानना था कि बाजार एक पवित्र संस्था है। यदि बाजार बंद हो जाए तो समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। समाज की गतिविधियाँ, विनिमय का जो कार्य है, सब बंद हो जाता है। तो जहाँ पर बाजार होगा वहाँ व्यापार होगा, प्रतियोगिता होगी, लाभ के लिए लोग करेंगे। तो प्राकृतिक अधिकारों में एक ये बात आई कि हमारा जो मार्केटिंग सिस्टम है, आदान प्रदान की चीज़ें हैं, पहले अधिकारों के रूप में इसका विकास हुआ। दूसरे नंबर पर आता है सिविल राइट्स, नागरिक अधिकार। इनका संबंध था कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से। कहीं कहीं में संवैधानिक राजतंत्र थे। पहले नेपाल में था, इंग्लैंड में आज भी है, वहाँ रानी या राजा का विधान है। और तीसरा चरण आता है पॉलिटिकल राइट्स, जो डेमोक्रेटिक स्टेट से संबंधित हैं। राजनैतिक अधिकार एक डेमोक्रेसी से संबंधित हैं, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले राज्य। और चौथा चरण आता है सोशियो इकोनॉमिक राइट्स, जो एक लोक कल्याणकारी राज्य से संबंधित है। ये लोक कल्याणकारी राज्य लोकतांत्रिक भी हो सकता है, संवैधानिक राजतंत्र भी हो सकता है और कुछ अन्य भी हो सकता है। अंतिम अवस्था आती है ह्यूमन राइट्स की, मानवाधिकारों की, जिनका संबंध है वर्ल्ड ऑर्डर, वैश्विक व्यवस्था। विश्व के सभी नागरिक इस अधिकार के हकदार हैं। तो कल हमने जो चर्चा किया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा किया। और पहले तो ये अधिकार नैतिक थे, लेकिन इस घोषणा के बाद 10 दिसंबर 1948 से ये अधिकार नैतिक अधिकारों के साथ साथ विधि शास्त्रीय, कॉन्स्टिट्यूशनल और कानूनी अधिकार है। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो इन मानवाधिकारों की जो घोषणा किया, उसमें प्रस्तावना सहित इसका जो संविधान बना है उसमें 30 अनुच्छेद हैं, यानी 30 आर्टिकल्स हैं। इन 30 अनुच्छेदों को कुल 6 वर्गों में बांटा गया है। इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें 6 वर्ग हैं, जिसमें सबसे पहले जीवन की सुरक्षा का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। अब जीवन के अधिकार के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसे स्वच्छ जल मिलना चाहिए,
आवास मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, वस्त्र मिलना चाहिए, तमाम ऐसी नीड्स जो मनुष्य के जिंदा रहने के लिए, और जिंदा रहने का मतलब एक सामान्य स्वस्थ नागरिक का जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, स्वस्थ मानव का जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक है, तो वो कुछ आर्टिकल्स, कुछ अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। दूसरा वर्ग है, दूसरी श्रेणी है अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी मूलभूत अधिकार है मनुष्य का, जिसको अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए बिना किसी रुकावट के मानव गरिमा की रक्षा करते हुए अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपना संगठन बनाने के लिए अधिकार दिया गया है, और इसी संबंधित राजनीतिक अधिकार भी है। तीसरी श्रेणी पॉलिटिकल राइट्स की है, लेकिन पॉलिटिकल राइट्स के जो भी हैं, जो भी हमारे राजनीतिक अधिकार हैं, वो स्वतंत्रता मूलक अधिकारों से निगमित किए गए हैं, जैसे संगठन बनाने का अधिकार, चुनाव में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये सब राजनीतिक अधिकार हैं। चौथी श्रेणी में आता है संपत्ति का अधिकार, या क्रम में भी कह सकते हैं पहला अधिकार जो हेराल्ड लास्की ने कहा था, हमें लगता है कि उसी रूप में लिया गया है। पहला है राइट टू लिबर्टी, राइट टू लाइफ, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है राइट टू लिबर्टी, और तीसरा है राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, चौथा राजनीतिक अधिकार, और पांचवी श्रेणी माने हैं कानून की उचित प्रक्रिया का अधिकार, फेयर ट्रायल का अधिकार। चाहे कोई व्यक्ति अपराध के आरोप से ग्रस्त हो, वास्तविक अपराधी हो, आतंकवादी हो, या किसी प्रकार के अभियोग में वांछित हो, तो उसको ऐसे ही मनमाने ढंग से दंडित नहीं किया सकता है। उसकी एक प्रोसीजर है, ट्रायल प्रोसीजर है, जिसका पालन करके ही उसको अपनी बात कहने का, अपना साक्ष्य देने का अवसर प्रदान करने के बाद ही कोई निर्णय उसके बारे में लिया जा सकता है। लीगल प्रोसीजर की बात इसमें है। छठवीं श्रेणी में आते हैं सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार समाज में हर एक व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जाति, नस्ल भेद के बिना जीवन यापन करने का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है, एक सभ्य समाज के लिए शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार, रहन सहन से संबंधित मनोरंजन के अधिकार और डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अधिकार। अगर कोई आपत्ति आ गई तो ये राज्य सरकार के लिए ज़रूरी होता है कि उस आपत्ति काल में व्यक्ति और समूह दोनों प्रकार के नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। या प्रदूषण भय बढ़ रहा है तो पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने के लिए कुछ अधिकार दिए गए हैं। कोई पर्यावरण में गंदगी पैदा कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का अधिकार है। बंधुत्व भाव का अधिकार, ये कई प्रकार के अधिकार हैं। इस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रस्तावना के साथ साथ 30 अनुच्छेद दिए हैं और इन 30 अनुच्छेदों के अंतर्गत उनको 6 श्रेणियों में विभक्त किया है, जिसको हम पुनः एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। नंबर 1 जीवन का अधिकार, नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 संपत्ति का अधिकार, नंबर 4 राजनीतिक अधिकार, नंबर 5 कानून की उचित प्रक्रिया के पालन का अधिकार, और 5वां सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। ये प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्रदान किए गए हैं। इसके बाद में मानवाधिकारों की कुछ अपने विशेषताएं हैं। जैसे ये मानवाधिकार के बारे में कहा जाता है ये सार्वभौमिक अधिकार है। सार्वभौमिकता का तात्पर्य यह है कि सर्वव्यापक है। किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार मनुष्य होने के कारण प्राप्त हैं, चाहे वो अपने देश का नागरिक हो या विदेशी हो। एक सबसे बड़ी विशेषता इनकी यही है कि ये ग्लोबल है, वैश्विक अधिकार है, पूरे विश्व में के लिए है। और हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें भी वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है
हमारे सनातन धर्म से मेल खाते हैं, सनातन संस्कृति से, क्योंकि हम तो इस बात के को स्वीकार करते हैं कि समस्त विश्व एक परिवार की तरह है। तो जो कानून एक देश में अपने नागरिकों के लिए लागू होता है, ये मानवाधिकार पूरे विश्व के नागरिकों के लिए मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। दूसरी बात है कि ये अधिकार व्यावहारिक है। व्यावहारिक इस दृष्टि है कि व्यक्ति और समूह दोनों के हितों की रक्षा के लिए व्यक्ति की अपनी डिग्निटी, अपनी गरिमा, और किसी समूह को भी उसके मानवीय गरिमा से वंचित नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात है कि अधिकार नैतिक होने के साथ साथ विधिक है। इसके पहले क्या था, हमने चर्चा किया नैतिक अधिकारों का सिद्धांत केवल मॉरल थे, कोई सरकार इसको माने या ना माने, अगर वो मॉरलिटी को नहीं मानती है तो नहीं स्वीकार करेगी। लेकिन जब तक इनको विधि शास्त्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है, कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ है, तब से राज्य सरकारों के लिए, स्टेट्स के लिए ये बाध्यकारी इसको मानना। और अनेक अंतरराष्ट्रीय संबंध मानवाधिकारों पर आधारित हैं या मानवाधिकार उनको प्रभावित कर रहे हैं। अमेरिका में ऐसा विधान बनाया गया है, जो राष्ट्र, जो राज्य, जो देश मानवाधिकारों का हनन करते हैं उनको जो संयुक्त राष्ट्र संघ की या अमेरिका की जो ग्रांट बंद कर दी जाएगी। तो इसलिए बाध्यकारी है। ये अधिकार सुप्रीम है, सर्वोच्च है। सर्वोच्च इस दृश्य है किसी भी देश के कानून से ऊपर है। इनको मानना जो भी देश इसके मेंबर हैं, यूएनओ को, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश हैं, उनको इन अधिकारों को स्वीकार करना उनकी नैतिक और कानूनी दोनों बाध्यता है। दूसरे, इनफोर्सबिलिटी में है, क्रियान्वयन आवश्यक है। इनके क्रियान्वयन के लिए सरकारों को दायित्व दिया गया है। सरकारों पर प्रकार के अंकुश हैं, इनको लागू करिए आप। उसके परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता को, एक विधिक प्रक्रिया को, लीगल प्रोसीजर को बिना फॉलो किए हुए उसकी आज़ादी से, उसके स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया सकता है। किसी को अपराध के लिए या अपराधी को भी बिना विधिक प्रक्रिया को पालन किए हुए, बिना ट्रायल का अवसर दिए हुए, बिना उसको अपनी बात कहने का प्राकृतिक न्याय के अनुसार अपने पक्ष को बिना प्रस्तुत किए हुए कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो इनमें से कुछ, इनका एक पक्ष इनका निषेधात्मक है, जैसे राज्य के लिए दायित्व का बोध कराते हैं। ये अधिकार किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश को उसके दायित्व का बोध कराते हैं कि मानव के लिए एक सुरक्षा कवच है। हर एक मनुष्य के लिए सुरक्षा कवच है। अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, कोई अपराधी भी पकड़ा जाता है, तो भी उसका ट्रायल होता है। उनको किन परिस्थितियों में क्राइम हुआ, अपराध हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन सब का विश्लेषण किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार ये अधिकार सरकारी तंत्र पर कुछ अंकुश लगाते हैं। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों के क्रियान्वयन के बाद तमाम सामाजिक बुराइयों पर रोक लगा दी गई है। जैसे गुलामी की प्रथा पहले थी, दास प्रथा, सती प्रथा, बेगार करवाना, बिना पैसा दिए हुए किसी से काम लेना, वेश्यावृत्ति, देह व्यापार, नकली दवाओं का व्यापार, मनुष्य के अंगों का व्यापार, ये सारी चीज़ें अमानवीय हैं और इन पर रोक लगा दी गई है। इससे ये लगता है कि ये अधिकार नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। मानवाधिकारों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकारों के अंतर्गत नागरिक और राजनीतिक अधिकार आते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, जिसकी चर्चा भी हमने किया था, सबसे महत्वपूर्ण है।
संगठन बनाने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार, ये हमारे राजनीतिक अधिकार है, जिनको कहा गया प्रथम पीढ़ी के अधिकार है। और इन सारे अधिकारों का मूल स्रोत स्वतंत्रता का कंसेप्ट है, या कहते हैं कि वैल्यू ऑफ लिबर्टी, स्वातंत्र्य मूल्य। दूसरा है द्वितीय पीढ़ी के अधिकार के अंतर्गत है सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। सामाजिक अधिकार से तात्पर्य, जिसकी चर्चा किया था, नस्ल भेद, जाति भेद, क्षेत्र भेद, जेंडर भेद, लिंग भेद, ये सब का मतलब इन सबको नहीं कर सकते आप। राज्य के लिए, देश के लिए इसकी मनाही है। और इसके साथ साथ आर्थिक अधिकार हैं लोक कल्याणकारी राज्य के लिए, मनुष्य की आर्थिक सुरक्षा, रोजगार, किसी को भूख से वंचित न किया, मतलब भूख से मुक्त, भय और भूख दोनों से मुक्त, इन मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषता है। मनुष्य को निर्भीक होना है और राज्य का दायित्व है कि नागरिक भूख से मरे नहीं। रोजगार भी देना, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों में आपसी एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना क्या हो रही है, बेरोजगारी को लेकर हो रही है, नौकरियों को लेकर के हो रही है, या किसी प्रकार के रोजगार के, सरकारी हो गैर सरकारी हो। और सांस्कृतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार में आता है मनोरंजन का अधिकार, धार्मिक अधिकार, और तीसरी श्रेणी में आते हैं सामाजिक दृढ़ता, सोशल सॉलिडरिटी, बंधुत्व भाव। जैसे हमारी परंपरा में है वसुधैव कुटुंबकम, हमारा ये दायित्व है कि हम पूरे विश्व को एक बंधुत्व भाव डेवलप करें। विश्व शांति की दिशा में महत्वपूर्ण है। संतुलित पर्यावरण का विकास और अधिकार, विपत्ति के समय मानवीय सहायता का अधिकार, राइट टू ह्यूमन एसलम एंड रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, कोई आपदा आ जाए तो उससे रिलीफ का भी अधिकार हमको है। सरकार को का दायित्व तुम्हारी मदद करेगी। तो इस प्रकार से मानवाधिकार का क्षेत्र, उनका स्कोप बहुत व्यापक होता जा रहा है। आज विश्व में मानवाधिकारों के उल्लंघन की घटनाएं इसके बावजूद हो रही हैं। देखिए, इतनी लीगल और मॉरल बाध्यता होने के बावजूद आज हम देख रहे हैं कि दुनिया के अनेक देशों में मानवाधिकारों के उल्लंघन घटनाएं हो रही हैं। शोषण, हिंसा, युद्ध, बदले की भावना, बाल श्रम, वेश्यावृत्ति, वृद्धों और वरिष्ठ नागरिकों का अपमान की घटनाएं आ रही हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे मानवाधिकारों का होराइजन, क्षितिज, फलक व्यापक होता जा रहा है। पहले ये अधिकार युद्धबंदियों, कैदियों और अपराधियों, आतंकवादियों के तक सीमित थे कि उनको भी, क्योंकि आतंकवादी भी मनुष्य है, अपराधी भी मनुष्य है, तो ये मानकर हम चलते हैं कि कोई मनुष्य मूलतः बुरा नहीं होता है। कुछ परिस्थितियों बस मनुष्य अपराधी बन जाता है। इसलिए दंड का रिफॉर्मेटिव थ्योरी आया। अब आप देख रहे हैं कि हमारे देश में अनेक डकैतों ने डकैती बंद करके एक सामाजिक जीवन व्यतीत करना शुरू किया। तो इसके मूल में दर्शन ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपराधी नहीं बनता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक परिस्थितियाँ, कुसंगत व्यवस्थाएं कभी कभी व्यक्ति को अपराधी बना देती है। इसलिए बात आई, सबसे पहले ये बात आई रिफॉर्मेटिव थ्योरी में कि चाहे वो अपराधी हो, बंदी हो, कैदी हो, आतंकवादी हो, उसको अपनी बात कहने का, उसको सुधरने का एक मौका देना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए। तो एक तो अधिकार हो गया बंदियों, कैदियों, अपराधियों और आतंकवादियों के मानवाधिकार। इसके बाद आया महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार। महिलाओं में जागरूकता आ रही है। महिलाओं को भी पहले बहुत वस्त्र के रूप में समझा जाता था। अनेक समाजों में लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, सती प्रथा थी, इन सब पर रोक लगाया गया। ये मानवाधिकार विरोधी परंपराएं हैं। बच्चे समाज के वह वर्ग हैं जिनको अपने अधिकारों का बोध नहीं होता है। सबसे अगर
अधिकारों के प्रति कम जागरूक व्यक्ति होता है तो बच्चे होते हैं। बाल श्रम को रोका गया, बाल श्रम अपराध है। अनेक परिवारों में गरीबी के कारण, कुशिक्षा के कारण, कुपोषण के कारण बच्चों से श्रम करवाया जाता है। तो मानवाधिकारों की इस अवधारणा के कारण, इस प्रभाव के कारण प्रायः सभी देशों में बाल मानवाधिकार पर बैन है, प्रतिबंध है। कारखानों में, फैक्ट्रियों में, खतरनाक जगहों पर, ढाबों पर जो बच्चों से काम करवाया जाता है वो गैर कानूनी है, आपराधिक है। इसलिए ये जागरूकता हर एक नागरिक में होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी इस प्रकार से देखें आप, देह व्यापार, वेश्यावृत्ति, बाल श्रम या इस खतरनाक जगहों बच्चों को लगा देना या डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चों को हिंसा, बच्चों के प्रति हिंसा, ये सब बैन है। इसकी शिकायत करनी चाहिए पुलिस को, प्रशासन को। तो उद्देश्य ये है कि जिनके पाठ्यक्रम में ये बातें हैं उनको इसका लाभ लेना चाहिए। जो आम नागरिक है उनमें भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो महिलाओं और बच्चों के प्रति भी ये अधिकार लागू होते हैं। इसी प्रकार से वृद्धों के मानवाधिकार, आज समाज में समाचार पत्रों में ऐसी अनेक घटनाएं आ रही हैं जहां अपने माँ बाप लोग वृद्धाश्रम भेज दे रहे हैं, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो उनके भी अधिकार हैं। अगर संपत्ति में कोई माँ बाप किसी अपने लड़के को वंचित करते हैं अपने रहते हुए, या संपत्ति दे भी दी है वापस लेना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अलाउ किया है, क्योंकि वृद्धों के विरुद्ध मानवाधिकारों का हनन गंभीर अपराध है। तो वृद्धों का मानवाधिकार, महिलाओं का मानवाधिकार, बच्चों का मानवाधिकार, इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार। अल्पसंख्यक किसी समाज में कम संख्या में है तो ऐसा नहीं बहुसंख्यक लोग उनको प्रताड़ित करें, उनके जान माल को नुकसान पहुंचावें, उनको शिक्षा से वंचित करें। मजदूरों के मानवाधिकार, श्रमिक वर्ग है, देखिए अनेक श्रमिक संगठन इसलिए बन गए हैं। ठीक है, उनके पास संपत्ति नहीं है या कम संपत्ति है तो उनके लिए अगर काम करा रहे कोई बेगारी नहीं करा सकता है। पहले ऐसी परंपरा थी, तमाम लोगों से बेगारी कराई जाती थी। आज बेगार पर बैन है। भारतीय संविधान में आर्टिकल 23 संज्ञेय अपराध इसको मानता है। किसी से बेगारी करवाना यानी काम करवा लेना मुफ्त में और पैसा न देना, ये मतलब संज्ञेय अपराध है, दंडनीय अपराध है। इसलिए मानवाधिकारों का फलक, क्षितिज, होराइजन विस्तृत होता जा रहा है। तो हम अंत में कंक्लूड यही करेंगे कि मानवाधिकार एक सभ्य, शिक्षित और लोकतांत्रिक, लोक कल्याणकारी समाज की अपरिहार्य और अनिवार्य शर्तें। ये वह वैश्विक अधिकार हैं, ग्लोबल राइट्स हैं, जो व्यक्ति और समूह दोनों के लिए, दोनों के सर्वांगीण विकास के लिए, दोनों की गरिमा की रक्षा के लिए, डिग्निटी के लिए आवश्यक है। इसलिए मानवाधिकार मनुष्य को भूख मुक्त और भय मुक्त करते हैं। न कोई खाने बिना मरना चाहिए मनुष्य होने के नाते, और न उसको भयभीत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार व्यक्ति को राज्य की शक्ति के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करते हैं। इसलिए मानवाधिकार व्यक्ति के लिए कवच है। कोई भी राज्य बिना किसी कारण के किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए विश्व शांति के लिए मानवाधिकारों का महत्वपूर्ण स्थान है। जब किसी समाज में व्यक्ति का शोषण होता है, किसी वर्ग के खिलाफ अत्याचार किया जाता है, तो सिविल वार की संभावना बढ़ जाती है। आप देखिए श्रीलंका में सिंघलियों और वहाँ के अन्य लोगों के बीच में संघर्ष हुआ था। अनेक देशों में सिविल वार की घटनाएं होती रहती हैं। तो मानवाधिकारों की रक्षा करना विश्व शांति के लिए आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में मानवाधिकार विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाला बहुत बड़ा कारक है।
अमेरिका ने यह विधान पारित किया है कि जो देश मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेंगे उन पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किया जाएगा। एक चीज जरूर कहेंगे कि मानवाधिकार मूलतः पश्चिम के विकसित देशों के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किए गए हैं, जहां पर संपन्नता है, जो राष्ट्र आर्थिक रूप से संपन्न है वहाँ के नागरिक मानवाधिकारों का भरपूर लाभ ले रहे हैं। लेकिन जो विकासशील देश हैं उनमें से कुछ तो नागरिकों में मानवाधिकारों पर जागरूकता का भाव है, और जहाँ जागरूकता भी है वहाँ संसाधनों की कमी के कारण इन मानवाधिकारों को वहाँ के नागरिक उचित ढंग से सम्यक रूप में लाभ नहीं ले पा रहे। लेकिन इतना जरूर कहें कि मार्क्सवादियों ने तो मानवाधिकारों की आलोचना किया, कहा है कि पूंजीवादी देशों के वह प्रतिबंध हैं जिनके आधार पर वह इस विकासशील देशों पर कंट्रोल करना चाहते हैं। मानवाधिकार के बारे में मार्क्सवादियों की धारणा यह है कि मानवाधिकार पूंजीवादी और लोकतांत्रिक विकसित देशों द्वारा अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विकासशील और गरीब राष्ट्रों पर आरोपित किए जाते हैं। किंतु इतना अवश्य हम कहेंगे कि मनुष्य की गरिमा की रक्षा के लिए, ह्यूमन डिग्निटी की प्रोटेक्शन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए मानवाधिकार आवश्यक है। और हमारे देश की जो सनातन परंपरा है, हमारी जो सनातन संस्कृति है, ये प्रारंभ से ही वैश्विक रही है। ये जरूर है कि हम वसुधैव कुटुंबकम की जो बात करते हैं वो नैतिक है, धार्मिक है, और लोगों को मोटिवेट करके, समझा बुझा करके शांति का मार्ग दिखाने के लिए। आज मानवाधिकार नैतिक के साथ साथ विधायी रूप, लीगल फॉर्म, स्टेटस प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए मानवाधिकारों का पालन एक सभ्य समाज के लिए, एक सिविलाइज्ड ग्लोबल सोसाइटी के लिए अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसका उद्देश्य भी था कि हम मानवाधिकारों की रक्षा करके भावी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचा सकें। आप देख रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें अनेक निर्दोष लोग मारे गए। दो राष्ट्रों की या दो व्यक्तियों के अहम के टकराव के कारण, ईगो के क्लैश के कारण अनेक नागरिकों को अपने मूलभूत जीवन की सुरक्षा से वंचित होना पड़ा, स्वतंत्रता से वंचित होना पड़ा, संपत्ति से वंचित होना पड़ा। आज देख रहे हैं कि कुछ देशों में बहुत दिनों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है। लड़ाई इसमें दो राष्ट्रपतियों के अहम की टकराव है, वर्चस्व की लड़ाई है। लेकिन इसका जो कष्ट भोगना पड़ रहा है वो दुनिया के अनेक नागरिकों को, वहाँ के देश के लोगों को भी अनेक सैनिक मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार इजराइल और अनेक इस्लामिक कंट्रीज में टकराव चल रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ और अन्य देशों को इन मानवाधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, और हर एक नागरिक का एक कर्तव्य है कि इन अधिकारों का सम्मान करें, पालन करें। तो हमने बहुत संक्षेप में मानवाधिकारों के उद्भव, विकास, उनकी सार्वभौमिकता पर एक संक्षिप्त परिचर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि अन्य ग्रंथों को इनसे संबंधित आप पढ़ेंगे तो इसका और लाभ मिलेगा। धन्यवाद।